हेलो, माय नेम इज़ रणवीर सिंह दलाल। आज इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 12th विस्टास, जो कि सेकंड बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर द टाइगर किंग। कल्कि के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। इसमें बात होती है एक राजा की। अंग्रेज़ों का जब शासन था उस समय के दौरान प्रतिबंधापुरम नामक राज्य का एक राजा, जब उसका जन्म हुआ, उसका जन्म एक अनोखी घटना थी। अनोखी घटना, जब वो पैदा हुआ और वो 10 दिन का था, तभी जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो भविष्यवक्ता थे, उनके दरबार में उन्होंने घोषणा करी कि इस बच्चे की डेथ हो जाएगी। अब ये एक मिरेकल था, एक चमत्कार था कि 10 दिन का बालक बोल उठा। अब ये कहानी में हम उसको रियलिटी से ना जोड़ें, एक फैंटेसी का रूप लेती है कहानी। जैसे परी कथाएं होती हैं, कुछ इस तरह का एलिमेंट इसमें, ह्यूमर भी इसमें, रोचकता का पुट इसमें डाला गया है। काल्पनिकता का जो एलिमेंट है उसको ना भूलें कहानी के दौरान। खैर, राजा 10 दिन का था तो एक चमत्कार हुआ। जब एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्यवक्ता ने घोषणा की, ज्योतिषी ने कहा कि इसकी डेथ हो जाएगी, इस बच्चे की, राजा की डेथ हो जाएगी, तो 10 दिन का बच्चा बोल उठा। कहा कि भाई इसमें क्या ख़ास है, जो पैदा हुआ है डेथ तो होनी ही है सभी की, इसमें क्या ख़ास बात है। तुम ये बताओ कि डेथ का स्वरूप क्या होगा। डेथ होगी कोई बात नहीं, लेकिन डेथ का स्वरूप क्या होगा, किस तरह की वो डेथ होगी। तो सब लोग हैरान तो थे, पर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, ज्योतिषी ने, कि टाइगर की वजह से ये डेथ होगी। तो राजा ने कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, भाई सावधान हो जाओ टाइगर्स। तो बड़ा चमत्कार था, सभी दरबारी और सब लोग हैरान हुए। खैर, इसके बाद बात आई गई हो गई। राजा का पालन पोषण होने लगा, वो बड़ा होने लगा। उसका पालन पोषण एक अंग्रेज़ी तौर तरीक़ों से किया जाने लगा, जैसे कि बाकी जो स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स उन दिनों भारत में, तो उनमें एक होड़ लगी हुई थी। अंग्रेज़ों का बड़ा प्रभाव था, तो अंग्रेज़ी तौर तरीके से राजा का पालन पोषण शुरू हुआ। अंग्रेज़ी में शिक्षा दी जाने लगी। उसका ट्यूटर था, वो एक अंग्रेज़ था। एक इंग्लिश काव, अंग्रेज़ी नस्ल की काव गाय का उसे दूध पिलाया गया। उसकी जो नैनी थी, आया थी, वो एक अंग्रेज़ थी। अंग्रेज़ी की फिल्में उन्हें दिखाई जाती थी। तो इस प्रकार, इस तरीके से उसका पालन पोषण किया गया। बड़ा होने लगा राजा, और जब उनकी उम्र 20 साल के करीब हुई, तो राज्य जो पहले एक कमेटी के हाथ में था, एक ट्रस्ट के हाथ में था, अब राजा के हाथ में राज्य का कार्यभार आ गया। और अब राजा को ध्यान आया कि भाई, एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि मौत होगी और एक टाइगर की वजह से होगी, तो अब वो शिकार के लिए निकल पड़ा कि भाई टाइगर्स को ही नहीं छोड़ना। अगर टाइगर के कारण तो उसे बड़ी दिक्कतें भी आती थी। खैर, जब उसने पहले टाइगर का कत्ल किया, जब पहला टाइगर उसने मार गिराया, तो राजा बहुत खुश हुआ, बहुत जॉयस फील किया उसने, बहुत विक्टोरियस फील किया। और उसने गर्व से एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और कहा कि भाई देख ले, टाइगर को मार गिराया है। अब ज्योतिषी ने कहा, एस्ट्रोलॉजर ने कहा, कोई बात नहीं, एक टाइगर को मारा है, एक एक करके तुम 99 टाइगर्स को मार डालोगे, लेकिन 100th टाइगर जो है, वो उसके को डील करते समय दिक्कत आएगी, वो आपकी मौत का कारण बनेगा। तो राजा ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, तो अगर मैंने 100th
टाइगर 100 टाइगर मार गिराए तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पोथी पत्रे, अपनी जो बुक्स हैं, शास्त्र हैं, उनको जला डालूंगा, चोटी अपनी मुंडवा लूँगा, कटवा लूँगा, बाल बिल्कुल छोटे कर लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट का काम अपना लूँगा। तो एक चुनौती के रूप में एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही। अब राजा ने ठान लिया कि भाई जब तक ये 100 टाइगर्स नहीं मार लेगा वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा। राजकाज, एडमिनिस्ट्रेशन या उसके जो फैमिली ऑब्लिगेशंस थे उनको वो बाद में देखेगा, पहले तो बस इस कत्ल के अभियान पे वो निकल पड़ेगा। ऐसा उन्होंने फैसला कर लिया और शुरू कर दिया एक एक करके टाइगर्स का खात्मा करना। दिक्कतें आई उनको, कई बार वो निशाना चूक जाते, कई बार टाइगर्स से हाथों से जो है शारीरिक रूप से उन्हें लड़ना पड़ता, लेकिन राजा हमेशा ही विक्टोरियस साबित हुए और टाइगर्स का कत्ल उन्होंने शुरू कर दिया। उनको हंट करना, उनको किल करना उन्होंने शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी अपने राज्य में करवा दी कि भाई टाइगर्स का कत्ल का अधिकार सिर्फ राजा को होगा उनको मारने का, बाकी बैन लगा दिया गया। बाकी कोई जो है किसी को ये अलाउ नहीं होगा कि वो टाइगर्स का कत्ल करे। टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया उन्होंने अपने राज्य में। कत्ल तो छोड़ो, एक पत्थर भी कोई नहीं फेंकेगा, इस तरह का जो है उन्होंने, राजा ने आदेश जारी कर दिया। अब उनके राज्य में एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, अंग्रेज अधिकारी उन दिनों आए थे। अब ये जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको शौक था टाइगर हंटिंग का। अब टाइगर हंटिंग से ज़्यादा उन्हें ये शौक था कि मरे हुए टाइगर के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना। इस तरह का वेन किस्म का उनकी नेचर थी। वेन कहें तो बहुत शो ऑफ करने का, जितने बहादुर थे उससे ज़्यादा बहादुर दिखाने का शौक, इस तरह का खोखलापन था उनके कैरेक्टर में। खैर, अब राजा नहीं माने। उन्होंने कहा ब्रिटिश ऑफिसर ने कि भाई ये तो गलत है इस तरह का बैन लगा, लेकिन राजा नहीं माने। राजा ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। इवन फोटोग्राफ्स भी खिंचवाने के लिए उन्होंने कहा। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर ने कि भाई मार तो खुद लेना आप, लेकिन टाइगर्स के साथ फ़ोटो तो कम से कम खिंचवा देना मेरी। अब राजा ने कहा नहीं, ये भी नहीं। राजा बिल्कुल ज़रा सा भी इसमें छूट देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कुछ और देख लो भाई, कोई और हंट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर देते हैं। बोअर हंट, जो जंगली सूअर होता है, वो कर लो, माउस हंट कर लो, मॉस्किटो हंट कर लो, लेकिन टाइगर हंट बिल्कुल नहीं। तो ये बड़ी रोचक और एक ह्यूमरस बात इसमें यहाँ पर आती है। अब एक और तरह की परेशानी राजा के सामने आई कि भाई एक अंग्रेज़ अधिकारी को राजा ने नाराज़ कर दिया और अब ऐसा ख़तरा था कि उसका राज्य जो है वो जा सकता था उनके हाथ से। अंग्रेज़ों से दुश्मनी मोल लेना बिल्कुल ख़तरे से खाली नहीं था। अब राजा ने अपने दीवान साहब से मंत्रणा करी, बात करी, डिस्कस किया कि क्या हल इस समस्या का निकले। और ये सोचा गया कि भाई ब्रिटिश अधिकारी को खुश किया जाए उनकी पत्नी के माध्यम से, उनकी पत्नी को खुश किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने कैलकाटा से एक डायमंड ज्वेलर्स के यहाँ से एक डायमंड रिंग्स का एक सेट उन्होंने मंगवाया, जिसमें 50 के करीब हीरे की अंगूठियाँ थी। और वो सेट उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के लिए भिजवा दिया और कह दिया कि भाई 1-2 रिंग इसमें से ले लो जो आपको पसंद आए और बाकी भिजवा दें। अब इसका फ़ायदा अंग्रेज़ अधिकारी की पत्नी ने उठाया और 1-2 क्या, उन्होंने वो सारी ही अंगूठियाँ रख ली और एक थैंक्स भरा लेटर ऑफ थैंक्स, शुक्रिया अदा किया राजा का कि भाई बहुत बढ़िया अंगूठियाँ थी। तो बड़ा नुकसान हुआ राजा को, लगभग 3 लाख रुपए का उन दिनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी रकम थी। तो राजा को ये नुकसान झेलना पड़ा। इन अंगूठियों के रूप में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन एक तसल्ली उनको थी कि अपना राज्य उन्होंने बचा लिया अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ों के डिस्प्लेजर से या उनकी दुश्मनी मोल लेने से वो बच गए, राज्य बच गया। अब वो फिर अपने अभियान में जुट जाते हैं, एक एक करके टाइगर्स का कत्ल करना वो शुरू करते हैं और अपने राज्य
में जितने टाइगर्स अवेलेबल थे एक एक करके उन्होंने सारे कत्ल कर डाले और आंकड़ा पहुंच गया, गिनती पहुंच गई 70 के ऊपर। 70 टाइगर्स जो अवेलेबल थे उनके फॉरेस्ट एरिया में, वो सारे उन्होंने कत्ल कर दिए। अब उन्होंने फिर बात की अपने दीवान साहब से, मिनिस्टर से, कि भाई अब तो टाइगर्स जो है वो खात्मा हो गया, ख़त्म हो गए, कुछ और हमें टाइगर्स की ज़रूरत है। राजा ने कहा, सोचा विचार किया कि भाई क्या तरीका हो सकता है। पता लगवाया, पास का जो एक और राज्य था, उनकी राजकुमारी जो है वो शादी के लायक हो गई थी। तो राजा ने एक प्लान सोचा और कहा कि भाई हम शादी करना चाहते हैं। तो दीवान साहब के हाथों उन्होंने संदेश भिजवाया और इस प्रकार से वो राजा, पड़ोसी राजा मान गए और राजा की शादी वहाँ की राजकुमारी से हो गई और राजा वहाँ के दामाद बन गए उस स्टेट के। और इस नाते उन्हें जो है वहाँ के फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पता लगा था राजा को कि कुछ टाइगर्स अवेलेबल हैं, उस फॉरेस्ट एरिया में भी उन्होंने टाइगर हंटिंग का एक तरह से उन्हें इजाज़त मिल गई। जब भी वो उनका दौरा होता अपने ससुराल में तो 2-4-5 टाइगर्स का वो कत्ल कर डालते, जितने भी उनको अवेलेबल होते। इस तरह से धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी जो स्टेट था, अपनी जो ससुराल थी, वहाँ के भी टाइगर्स को कत्ल कर दिया और लगभग 29 टाइगर्स उनको वहाँ मिले। वो सारे टाइगर्स भी उन्होंने कत्ल कर दिए और गिनती पहुँच गई 99 के ऊपर। अब एक और टाइगर की ज़रूरत थी राजा को अपने 100 टाइगर्स का टारगेट पूरा करने के लिए। अब ये एक और टाइगर मिलना राजा के लिए बड़ी चुनौती हो गई। सब जगह खोजा गया, तलाशा गया। राजा ने कई दिनों तक, राजा जो है इस तरह से शिकार पे अपने साथियों के साथ, अपने हंट्समैन के साथ निकलते, लेकिन एक टाइगर और मिल नहीं पाया। अब राजा का धैर्य धीरे धीरे कम होने लगा, गुस्सा हो जाते थे। एक बार पता लगा कि किसी एक पहाड़ी गांव में कुछ जानवर जो हैं, भेड़ बकरियां वगैरह, वो गायब हो रही हैं। तो राजा बड़ा खुश हुआ। राजा को लगा कि ज़रूर कोई टाइगर वहाँ पर आया होगा और उनका भेड़ बकरियों का शिकार उसने किया होगा। तो राजा वहीं पहुँच गए और वहीं उन्होंने अपना जो है डेरा डाल लिया उसके आसपास और जो है ढूंढने लगे, टाइगर की तलाश करने लगे। लेकिन टाइगर नज़र नहीं आया। अब राजा जो है इस किस्म का ज़िद्दी था कि वहीं डेरा डाल लिया उसके और कह दिया, भाई यहाँ से मैं नहीं उठूँगा उस फॉरेस्ट एरिया से, जब तक कि 100th टाइगर, एक और टाइगर मुझे नहीं मिलेगा कत्ल करने के लिए, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। और अपने सभी मिनियंस को, अपने ऑफिसर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, दीवान साहब को, सबको ये कह दिया कि ढूंढो, तलाश करो, नहीं तुम्हारी नौकरी खतरे में। और तो और उन गुस्से में आकर अपना जो लगान था लोगों का, अपने स्टेट के लोगों का, वो डबल करने की बात भी उन्होंने कह दी। अब दीवान साहब ने थोड़ा समझाया कि महाराज अगर डबल कर दिया लगान तो जो है लोग नाराज़ हो सकते हैं और नाराज़गी में कोई बगावत ना कर दें, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसका प्रभाव उन दिनों बढ़ रहा था, उसके प्रभाव में हो सकता है उनका राज्य जो है वो उस समय जो भारत एक देश का रूप ले रहा था, एक नेशन का रूप ले रहा था, बेशक अंग्रेज़ों के अधीन था देश, तो उस भारत के नेशन के अंदर शामिल हो जाएगा और उनका अलग से रजवाड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सलाह जो है उनके दीवान साहब ने थोड़ा राजा को दी। खैर राजा जो कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने लगातार जो है इस अपने सबॉर्डिनेट्स को धमकाया और कहा कि भाई कहीं से भी कुछ भी हो, एक टाइगर तो मुझे और चाहिए, कहीं से भी ला के दो, कुछ भी करो। अब दीवान साहब को भी उन्होंने कहा कि तुम जो है नौकरी से निकाल दिया जाएगा तुम्हारे को, अगर एक और टाइगर मुझे नहीं मिला तो। दीवान साहब अब अपनी नौकरी को लेकर काफ़ी चिंतित थे। उन्होंने अपने संपर्क और अपने प्रभाव से जो है एक चेन्नई के ज़ू में एक टाइगर के बारे में पता लगवाया। एक टाइगर वहाँ अवेलेबल था तो बहुत बूढ़ा, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उस टाइगर को बुलवाया, मंगवाया और अपने घर में जो है उसको रखा। और ये प्लान उसका था कि रात को जो है उसको, जहाँ राजा ने डेरा डाला हुआ है, उसके नज़दीक उस टाइगर को छोड़ दिया जाएगा। अब ये टाइगर जो रखा गया दीवान साहब के घर में, रात हुई और दीवान साहब और उसकी पत्नी दोनों को उस टाइगर को पुश करना पड़ा, धकेलना पड़ा अपनी गाड़ी तक, कार तक ले जाने के लिए। इतना बूढ़ा हो गया था वो टाइगर, इतना कमज़ोर था, बिल्कुल जो है हार्मलेस था। तो उसको पुश करके, एफर्ट्स करके कार में किसी तरह धकेला गया पिछली सीट पे,
और दीवान साहब खुद ड्राइव करके उस जगह, उस लोकेशन जहाँ राजा ने डेरा डाला हुआ था उसके आसपास कहीं उस टाइगर को छोड़ दिया। जब छोड़ा, जब निकाला तो तब फिर वही समस्या थी, बड़ी मुश्किल से उसको खींच के नीचे कार से डाला गया। खैर ये बात हुई तो थोड़ा चैन की सांस ली दीवान साहब ने, और सुबह अगले दिन वो टाइगर थोड़ा बहुत टहलते टहलते जहाँ राजा ने अपना डेरा डाला हुआ था उन राजा के सामने आ गया। अब राजा बड़ा खुश कि भाई टाइगर सामने आ गया और भाग भी नहीं रहा है कहीं ना। तो लगभग 50 फीट की दूरी से राजा ने निशाना लिया और गोली चला दी। अब टाइगर, गोली की जो आवाज़ थी, राजा को लगा कि उसने टाइगर को हिट कर दिया है और टाइगर जो है ढेर हो गया, गिर गया। राजा बड़ा खुश कि भाई मार डाला टाइगर को, और 100वां जो टारगेट था 100 टाइगर मारने का वो राजा का पूरा हुआ। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। राजा ने कहा भाई बड़े गाजे बाजे के साथ सेलिब्रेट करो, इसकी डेड बॉडी को लेके आओ और जो है हमारे जो ड्राइंग रूम है वहाँ जो है राजमहल में, और बाद में जो है इसको दफनाया जाएगा कुछ। अब राजा तो चला गया इस खुशी के उपरांत। अब जो उसके हंट्समैन थे, जो बाकी हंटर्स थे, वो नज़दीक गए और उन्होंने देखा कि भाई उसकी आइज़ जो हैं वो प्यूपिल, उसकी आइज़ टाइगर की वो मूव कर रही थी और टाइगर मरा नहीं था। वो बस वो गोली की आवाज़ से इतना शॉक उसको लगा कि वो फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। अब उन्हें लगा कि भाई राजा को अगर असलियत बताई तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, राजा गुस्सा हो सकते हैं और कौन मुसीबत ले राजा की नाराज़गी का। तो उन्होंने 1 फीट की दूरी से अपनी बंदूक से उसको टाइगर को मार दिया। टाइगर मर गया। बड़ी सेलिब्रेशन के साथ, प्रोसेशन के साथ, उत्सव के साथ टाइगर को लाया गया, दफनाया गया, एक टूम इरेक्ट करी गई, उसके ऊपर एक कब्र उसकी बना दी गई। राजा बड़ा खुश। बड़े लंबे समय तक जो है उन्होंने लगभग 10 साल तक इसके लिए स्ट्रगल करी थी और अंत में इस तरह से उनको कामयाबी मिली थी। राजा बेहद खुश था। अब उन्होंने सोचा कि भाई चलो ये मिशन तो पूरा हुआ, कुछ और जो अपनी ड्यूटीज़ हैं, जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं, उनकी तरफ थोड़ा ध्यान देते। उनका बेटा जो है वो 3रा जन्मदिन उनका सेलिब्रेट किया जाना था, 3rd बर्थडे, और राजा ने इस बर्थडे को ठीक से सेलिब्रेट करने की बात सोची और सोचा कि भाई बेटे को एक गिफ्ट देते हैं बर्थडे के उपलक्ष्य में। तो एक शॉपकीपर के वहाँ, एक कारपेंटर के वहाँ वो गए और बताओ भाई, देखा उन्होंने आसपास जो चीज़ें बनाई गई थी, तो एक टाइगर उन्हें पसंद आया। टॉय शॉप में एक्चुअली गए थे वो, तो एक टाइगर उन्हें पसंद आया लकड़ी का, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं बना हुआ था, बहुत फिनिशिंग उसकी बढ़िया नहीं थी, बहुत स्मूथ नहीं था, रफ था, और उसके स्लीवर्स वगैरह जो तीलियाँ निकली हुई थी। लेकिन राजा को तो बस टाइगर ही पसंद आना था, वो तो ऑब्सेस्ड था टाइगर को लेके, तो उनके दिमाग में एक तरह का जुनून था। उन्होंने कहा भाई ये टाइगर मुझे दीजिए। अब जो शॉपकीपर था उसने जो 2 आने से कुछ ज़्यादा उसकी कीमत थी उन दिनों, उसकी कीमत 300 रुपये बताई राजा को, ये सोच कर के भाई राजा कहीं नाराज़ ना हो जाए, इतनी सस्ता आइटम राजा के बेटे के लिए अगर मैं दूंगा तो राजा कहीं खफा ना हो जाए। अपना 300 रुपये में वो बेच दिया और खुश, बड़ा राजा भी खुश कि बड़ा अच्छा गिफ्ट मिल गया बेटे के लिए। उसे लेकर वो गया और बेटे के साथ खेलने लगा। अब खेलते खेलते उनके राइट हैंड में जो स्लीवर उनका निकला हुआ था, जो फांस निकली हुई थी उस रफ वुडन टाइगर की, वो उनके राइट हैंड में चुभ गई। दूसरे हाथ से निकाल तो दी, खेलता रहा, लेकिन थोड़े ही समय बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया उस जगह पे, और शाम होते होते वो इन्फेक्शन काफ़ी फैल गया, और एक आध दिन में 2-3 दिन के बाद वो इन्फेक्शन उनकी पूरी बाजू में, पूरे हाथ में फैल गया। अब जो है बड़ी समस्या पैदा हो गई थी, बड़े तेज़ी से हालत राजा की बिगड़ती जा रही थी। तो मद्रास से जो है कुछ और 3 सर्जन को बुलाया गया, बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने राजा का चेकअप किया और कहा कि भाई ऑपरेशन करना होगा राजा के ऊपर। तो राजा ने इसके लिए अलाव किया, ऑपरेशन किया गया, और ऑपरेशन थिएटर से जब निकला डॉक्टर तो अनाउंस किया कि ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द किंग इज़ डेड। ऑपरेशन कामयाब रहा लेकिन राजा मर गया।
तो इस तरह की घोषणा की गई और इस तरह से जो है 100th टाइगर ने अपना बदला ले लिया और राजा की डेथ हो गई। इस किस्म की कहानी है। ये लास्ट की जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा समझना बड़ा ज़रूरी है। जब वो कहता है कि द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, किंग इज डेड, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी सी टर्म है। तो इस कंट्रास्ट को समझना होगा। ये ऑक्सीमोरॉन है एक तरह से, तो इसको समझना होगा कैसे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि ऑपरेशन कामयाब भी रहा और राजा मर गया। अब ऑपरेशन कामयाब होने को आप इस रूप में समझ सकते हैं कि ईश्वर का विधान, ईश्वर जिस रूप में संचालन करता है, किस्मत, डेस्टिनी, फेट, वो कामयाब हुई। जो उसकी नियति थी वो उसको टाल नहीं पाया राजा, जो उसकी किस्मत में था वही होके रहा और घोषणा जो की थी ज्योतिषी ने वो सच निकली। एस्ट्रोलॉजर की जो प्रेडिक्शन थी वो सच निकली और राजा उसे टाल नहीं पाया। तो इस रूप में हम इस लास्ट स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो ये थी कहानी द टाइगर किंग। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। कहानी एक कटाक्ष है, आलोचना करती है उन लोगों के ऊपर जो पावर में होते, उनके घमंड और गर्व के ऊपर, कंसीट। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। तो कैसे लेखक ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हिंदी में इसके आंसर की बात करें, समझें इसको, तो ड्रामेटिक आयरनी क्या है। ड्रामेटिक आयरनी वैसे ज़्यादातर तो प्ले में इस्तेमाल होती है या किसी इस तरह के नैरेटिव में भी इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे हालात कहानी में लेखक इस रूप से कहानी को लिखता है जिसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी परिस्थितियों के ऑपोजिट रिएक्ट करते हैं, कुछ ऐसे एक्ट करते हैं उससे अलग हटके, और जो ऑडियंस है या यहाँ पे हम कहें रीडर्स, उनको पता होता है बहुत सी चीज़ों का, लेकिन कैरेक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट, हालात के बिल्कुल ऑपोजिट, और एक तरह से अपने एंड को इनवाइट करते नज़र आते हैं। तो इस रूप में ज़रा हम समझें तो यहाँ पर राजा इस तरह से कहानी लिखी गई है कि रीडर्स को लगातार ये अंदाज़ा रहता है कि कहानी में किस रूप में कहानी चल रही है, क्या होने वाला है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो इससे बिल्कुल इग्नोरेंट होते हैं और जो हालात के बिल्कुल उलट अपने एंड को इनवाइट करते नजर आते हैं, ऐसा लगता है। तो राजा ऐसा लगता है कि अपने एंड को इनवाइट कर रहा है, अपने अंत को बुला रहा है, कोशिश तो कर रहा है राजा तो इस कोशिश में लगा हुआ है कि वो अपने एंड को अवॉइड करे। लेकिन इस तरह की कहानी में शुरुआत, इस कहानी को पढ़ते समझते ये एहसास हो जाता है रीडर्स को कि ये उस तरह की कहानी है जिसमें ये इस तरह का एंड होने वाला है। अपनी फेट को अवॉइड नहीं कर पाया रहा, एक सुपीरियॉरिटी रहती है रीडर्स के हाथ में, अगर नाटक है तो ऑडियंस के हाथ में वो सुपीरियॉरिटी। तो इंग्लिश में हम अगर इसको समझें तो द किंग, so there are those people in power who are two characters, we can say those two characters are there, they are shown as powerful, the king and Diwan Sahib, the minister. So how do they behave and how it is a dramatic irony. Dramatic irony is where readers are more aware about things, what is going to happen in the story. They have a kind of superior understanding, and writer creates a narrator and the characters, they do not know much. The characters behave in opposition, in contradiction to their circumstances, and they behave as if they are inviting their end. So that way it becomes tragic irony also. So the king was inviting his own end, though superficially on the surface it looks that as if the king was trying to avert the danger to his life by killing those tigers. But at the end what happens? Highly dramatic. The end is highly dramatic. The king was killed by a wooden tiger. The king who killed 99 tigers, ferocious tigers. The king was so cruel.
or we can say so courageous, so daring, but how he dies at the end. राजा मरा कैसे? बड़ी दुखद मौत। बहुत सारे टाइगर्स को उसने मार गिराया था, लेकिन मौत कैसे? बड़ी, तो ये मौत भी अपने आप में आयरॉनिकल है. द डेथ इटसेल्फ is quite ironical. The way the king died is quite pathetic and painful. Pathetic end the king meets, and the wooden tiger was able to take revenge on the behalf of other 99 tigers. So that way the king was not able to avert his destiny. He could not avert, his end. He could not change his fate. He succumbs to his fate at last, and astrologer proves to be right in his predictions. So that way we can understand. So it is a satire, on the king. The king has been presented as a ludicrous character, as a cynical character, not in positive light, a cruel character. He has been lampooned. मजाक बनाया गया है राजा के कैरेक्टर को, बहुत सीरियस तरीके से पेश नहीं किया गया. कोई हम उसको राजा को पॉजिटिव लाइट में नहीं देखते हैं जिस तरह से कहानी, हम उसको एक हंसी के रूप में हम उसका उपहास करते हुए, और मूर्ख राजा के रूप में वो पेश आता है, एक सन की राजा के रूप में उसकी इमेज बनती है. तो और दीवान साहब भी जो है जिस तरह से अपनी नौकरी को ही बचाने में लगे हुए थे, तो वो भी जो है वो भी उनका प्रेजेंटेशन भी एक सेटायर के रूप में, और ब्रिटिश ऑफिसर भी पावरफुल व्यक्तियों में से था. तो ये सभी राजा, दीवान साहब, ब्रिटिश ऑफिसर, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंटेड इन पुअर लाइट, पैथेटिक प्रेजेंटेशन और ludicrous presentation. They are presented like they are lampooned. मजाक बनाया गया उन सबका. Vain, the British officer was vain. He just wanted to have those photographs, those photographs standing in front of carcass of those dead tigers. So vain. And he was happy, when his wife was given those, then there was no need to show off. So in this way he has been exposed, his character has been exposed. And Diwan Sahab, who was just trying to save, and look what he does, to save his own job, what he does. A tiger who was on the verge of death, that was brought, and in this way he befooled the king. So everything is presented in this manner, satirical. All that becomes satirical. So that's why we can say dramatic irony has been used, and the story is a satire on the conceit of those in power. इस रूप में हम इसका आंसर दे सकते हैं. दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट ऑन सब्जेक्टिंग इनोसेंट एनिमल्स टू द विलफुलनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ऑथर का इनडायरेक्ट कमेंट क्या है? मासूम जानवरों को इंसानों की जिद का शिकार होते हुए दिखाया गया है. विलफुलनेस, जिद जो है एक तरह की. तो राइटर का इनडायरेक्ट कमेंट क्या है? हिंदी में अगर हम बात करें तो डायरेक्टली तो कोई कमेंट नहीं लगता कि राइटर इसमें कहानी में देता है. कहीं ऐसा नहीं कहता कि राजा बड़ा बुरा था और उसने इस तरह से किया, उसका बुरा नतीजा निकला, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह कोई बात नहीं कहता राइटर. तो कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं मिलता. लेकिन इनडायरेक्ट कमेंट हम इस रूप में देख सकते हैं कि राजा की गति क्या हुई, उसका परिणाम क्या हुआ, या दीवान साहब किस रूप में पेश किए गए, या ब्रिटिश ऑफिसर के किस रूप में पेश किए गए हैं, किस रूप में उनका चित्रण होता है. तो बहुत अच्छा, बहुत, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत पॉजिटिव लाइट में उनका कैरेक्टर एनालिसिस, उनका कैरेक्टर प्रेजेंटेशन नहीं किया गया है. राजा की डेथ एक वुडन टाइगर से होना जो है एक कमेंट है कि भाई ये होगा अगर शिकार इस तरह से दुष्टता की जानवरों के साथ, जो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कुछ जानवर जो विलुप्त होने की कगार पे, उनका शिकार करना है. तो मासूम जानवरों का शिकार करना, ये गति होगी जैसे राजा की बुरी तरह से इस रूप में डेथ होना. या दीवान साहब के साथ जो हुआ वो भी बहुत, नौकरी के लिए इस तरह से इस तरह का काम करना, राजा को धोखा देना, तो वो भी हम उसके बारे में भी कोई पॉजिटिव हम राय नहीं बना पाते, कोई ओपिनियन. और ब्रिटिश ऑफिसर जिस तरह से उसका कैरेक्टर सामने आता है, एक फिकलनेस है उसके कैरेक्टर में, एक हॉलोनेस है कि किस तरह से वो इतना शो ऑफ करता है, वेन
किस्म का कैरेक्टर जो सिर्फ दिखावे में यकीन करता है असल में, तो इसलिए वो जो है वो सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने की बात पे ही जोर देता है कि भाई मार तो आप लेना, राजा को कहता है, लेकिन मेरे फ़ोटो खिंचवा। और फिर पत्नी को डायमंड रिंग्स मिल गई तो फिर तो छोड़ ही दिया सारा सारा जो भी उनका शौक़ था। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि बहुत कोई इस तरह का जो है इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, इंग्लिश में बात करें तो द राइटर शोज द कैरेक्टर्स, not those characters like king and the minister, they are not shown in positive light. So indirect comment is that if people behave injudiciously or cruelly towards animals, like the king, what he did, he killed innocent tigers. If people behave like this, as the king behaved, so cruelly towards animals, the end would be pathetic. So this is indirect comment. People who behave like this, who are cruel to these innocent animals, they would their end would also be pathetic. They would die a tragic end. So so king got his due. He was killed by a wooden tiger. So this way, so this is an indirect comment, showing king in this way, the death, pathetic and tragic death the king meets at the end of the story. And in the British officer is also not presented in a positive light. He proves to be a vain only, a fickle-minded person who just likes to show off, who was actually not brave, who felt, who was totally a greedy person, who just forgot about his passion when his wife got those 50 diamond rings. So he has been exposed as well. So that way there is indirectly the writer comments that these kind of evil deeds would be resulted in evil things, would result in that the way the king dies, a tragic end. Third question is, how would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him? राजा के जो मिनियंस थे, उसके जो सबऑर्डिनेट्स थे, कैसे डिस्क्राइब करोगे उनके व्यवहार को? तो हम कहेंगे बड़े चापलूस किस्म के थे. They all fawned, FAWNED, they fawned upon the king. They were blind followers. वो अंधश्रद्धा उनके मन में थी. Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? जब वो आदेश, राजा के आदेश का पालन कर रहे थे, तो क्या सिंसियर थे, ईमानदार थे, या सिर्फ डर से उनका पालन कर रहे थे? तो स्पष्ट है कि वो डरे हुए थे, अपनी नौकरी बचाना चाहते थे, सिंसियर बिल्कुल नहीं थे, कोई अच्छी सलाह उन्होंने राजा को नहीं दी थी. So they were not at all sincere. They just doing just to save their own skins. They were all greedy people. They just wanted to save their jobs, and they dare not tell the right thing to the king. They didn't have that courage to give insightful advice to the king. So that way we can say they were not sincere at all. They didn't do their duties towards their people, citizens. They were just blind followers. Do we find a similarity in today's political order? इसी क्वेश्चन का पार्ट है कि ऐसे आजकल भी देखने को मिलता है राजनीतिक व्यवस्था में. तो हम कह सकते हैं हाँ, इस तरह के तो बहुत ही उदाहरण है. इस तरह के तो बहुत ही उदाहरण जो है, अगर आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, तो किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था है, अधिकारी है, ब्यूरोक्रेसी है, किस तरह से वो चलता है. आए दिन ऐसी खबरें जो हैं वो सरकारों के विषय में हम पढ़ते रहते हैं. तो यस, वी डू फाइंड सिमिलैरिटी. the way subordinates in different departments of governments, different officers in the bureaucracy, or different politicians, part of government, how they do behave. They just only want promotions for themselves, so they just keep on fawning upon, or they keep on following, they keep on flattering their superiors one way or the other. They seek their own ends, they seek promotions, benefits for themselves only, and they neglect their duties towards the common people. That way we can see. Fourth question is, can you relate
तो can you relate instances of game hunting among the rich and the powerful in the present times that illustrate the callousness of human beings towards wildlife? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं गेम हंटिंग के, शिकार के? रिच और पावरफुल लोग जो आज भी, आजकल के समय में भी, प्रेजेंट टाइम में भी ऐसे लोग जो शिकार करते हों और जिससे पता लगता हो कि किस तरह से इंसान बहुत दुष्ट हो गया है, बहुत क्रूअल हो गया है, बहुत कठोर हृदय हो गया है, कैलस हो गया है वाइल्ड लाइफ के प्रति, जानवरों के प्रति। तो हम कह सकते हैं ऐसे उदाहरण जो है मौजूद हैं। कई तरह के इस तरह के केसेस जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ पे चल रहे हैं। जैसे पहले एमए के मंसूर अली खान पटौदी के ऊपर केस था, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, सलमान खान। तो इस किस्म के केसेस जो हैं वो गेम हंटिंग के, शूटिंग के दौरान उन्होंने ब्लैक बक के सिलसिले की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो होती रहती हैं। पहले जो है वो नवाब हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, और इस तरह से जो रिच और पावरफुल थे, शिकार खेलना तो उनके रूटीन में शामिल था। तो वो नवाबी जो है आज भी कुछ लोगों में मौजूद रहती है और वो इस तरह के काम कर डालते हैं, दुष्टतापूर्ण इस तरह का व्यवहार कर डालते हैं जानवरों के प्रति, और फिर उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। तो येस, we can give those instances, these kind of instances in the present time also. There are celebrities like Mansoor Ali Khan Pataudi who was involved in such incidents, and then Salman Khan, Sonali Bendre, and other characters, other actors in the present time, celebrities. They are involved in cases are still pending, they keep on going for years. So these are the people whom we follow, and millions of people admire them, but these are the acts of these people. So, and then there are poachers, smugglers who kill animals for their skin, bones, and other organs. So human beings are callous, and the powerful are more than the common people. Now this way they abuse their power. So that way we can answer this question. And the fifth question is, and the last one, we need a new system for the age of ecology, a system which is embedded in the care of all people and also in the care of the earth and all life upon it. डिस्कस करना है कि हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। आज की जो एज है, जो समय है, इकोलॉजी का समय है। इकोलॉजी को थोड़ा समझना होगा। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग एक दुनिया के रूप में बटे हुए हैं। जैसे जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, वो सब स्वतंत्र अलग होते हुए भी उनकी दुनिया इंटरडिपेंडेंट है, और इंसान अगर उस पर दखल नहीं देता है तो एक संतुलन बना रहता है प्रकृति में। ये इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी की एज है, एक अवेयरनेस लोगों में आई है आज। तो ऐसे समय में हमें एक नए सिस्टम की ज़रूरत है। तो एक अवेयरनेस आई है, इसकी दिशा में काम हो रहा है। अर्थ समिट और भी कई एनवायरनमेंट को लेकर इस तरह के सम्मेलन जो है दुनिया में आए दिन होते रहते हैं, और एक ऐसा सिस्टम की अब हमें ज़रूरत है, और लोगों को महसूस हुई है दुनिया भर में, जिसमें सभी लोगों के बारे में सोचा जाए। सिर्फ एक देश अपने बारे में ना सोचकर पूरी दुनिया के लोगों की बेहतरी के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में सोचा जाता है। न केवल लोग बल्कि पूरी धरती और उस पर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो एक कंपोजिट तरीके से, इस तरह से होलिस्टिक तरीके से पूरी दुनिया या अर्थ को भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मानकर हम उसकी हेल्थ की चिंता कर रहे हैं। तो ये आजकल ऐसा हो रहा है और बड़ा ज़रूरी भी है, और सभी देश अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इस तरह के समिट्स में, इस तरह के नियम और कन्वेंशन, इस तरह की पॉलिसी जो है पूरी दुनिया में बनाई जा रही है, और देश जो है उस पर साइन कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो इंग्लिश में अगर हम कहें तो यस, वी डू नीड अ न्यू सिस्टम फॉर दिस एज ऑफ इकोलॉजी। इन इकोलॉजी, a system in which different spheres, biosphere, hydrosphere, these different spheres, they have their own system independently. They work sometimes, but
they can work sometimes, but human, they do not need human intervention more than the normal one. So there has to be a balance. They are interdependent. One act, a cruel act on the part of human beings can affect other spheres, balance of other spheres. So there has to be a balance. A balance has to be maintained. So new system, we are getting aware, more and more aware regarding this new system, and all over the world these convention discussions, summits are organized, conferences are organized, and new policies are generated, policies are made to be followed all over the world. Such laws are made, treaties are signed by different countries. So that kind of awareness, Earth has been recognized as a living organism. It has its own conditions. It has its own symptoms. So Earth has to be taken care of. If Earth is taken care of, all other living beings, including human beings, they would automatically be taken care of. So a holistic, approach, has been applied, has been adopted by different countries. Earth is well taken care of, together with different lives, not only human beings but animals also, and human beings. So it's a cooperative approach all over the world. One act on the part of one country or a group of human beings, if human beings behave irresponsibly, if they destroy wildlife, the fallouts or results are grave, are serious, and they are to be borne by different countries. They are results, those harmful results, those consequences are there for all the people around the world. So the whole life, including human, animal life, the whole life, and Earth as a living organism, so that has to be taken care of. If we take care of Earth, if we provide non-polluted environment, pollution-free environment to all living organisms, that way the Earth will be taken care of. So this kind of new approach, this kind of system, new system, has been evolved, and people throughout the world are working upon it. Different countries are serious about this new system. So that is all. ये था इस लेसन के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और साथ ही अगर जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर पसंद आया, वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।